राजस्थान की रंग रंगीली संस्कृति और समृद्ध परंपरा का दुनिया भर में कोई सानी नहीं है। यहाँ के कण कण में वीरता और शौर्य की वीर गाथाएं भी हैं और लोक संस्कृति की झलक भी। इस मिट्टी में जन्मे बहुत सारे लोगों ने देश और दुनिया में खूब नाम कमाया है। इन्हीं में से एक नाम है मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सीमा मिश्रा। कोयल की तरह मीठी इनकी आवाज के बिना राजस्थान का कोई भी उत्सव और समारोह अधूरा ही माना जाता है। इन्होंने अपनी आवाज के दम पर पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया है। आज वो मेरे साथ हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राखी की बातें में। धन्यवाद राखी जी। सीमा जी, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है, तो क्यों ना हम अपने कार्यक्रम का आगाज आपकी इसी सुरीली आवाज से करें और राजस्थान की मिट्टी को नमन करें। बिल्कुल, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और चूंकि राजस्थान की मिट्टी को नमन करना है तो मैं इसी धरती का जो प्रसिद्ध गीत है जो कन्हैयालाल सेठिया जी का लिखा हुआ है उसी से शुरुआत करना चाहूंगी। आ तो सुरगाने शरमावे ही पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। तो ये अमर रचना कन्हैयालाल सेठिया जी की लिखी हुई है और मैंने इसको गाया भी है और ये जन जन में फेमस है ये गीत, क्योंकि जब राजस्थान की धरती की बात आती है तो इससे बढ़िया गीत एक तरह से हम कह सकते हैं राजस्थान का राष्ट्रगीत मान सकते हैं। जो पूरी यशोगाथा है राजस्थान की, वो इसकी हर पंक्ति में, इसके हर शब्द में समाई हुई है। बिल्कुल। सीमा जी, आप बहुत अच्छा गाती हैं, है ना। आपकी आवाज में शोखी भी है ना, लोक संस्कृति की झलक भी है जी। मंच पर आप चढ़ती हैं तो लोग दीवाने हो जाते हैं। लेकिन सीमा मिश्रा इस मंच तक कैसे पहुंची, इस ऊंचाई तक कैसे पहुंची, इस कहानी को आज हम इस सफर में याद करेंगे। तो सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताएं, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लालन पालन हुआ आपका? वैसे मेरा पीहर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बिसाऊ, मेरा जन्म बिसाऊ में हुआ और मैं ज्यादा दिन बिसाऊ में नहीं रही। 2 महीने की थी तब पापा की मेरी जॉब कोटा में थी, तो मम्मी 2 महीने की मुझे कोटा लेके आई थी। फिर मेरी पढ़ाई कोटा से शुरू हुई। 8 तक मैंने कोटा में पढ़ाई करी। उसी दौरान मुझे बचपन से गाने का शौक था और मैं छोटी थी तो गुनगुनाया करती थी और मम्मी लोरी के माध्यम से और हमको गाने सुनाती तो हम सुन सुन के उसको गाने की कोशिश करते थे। और स्कूल वगैरह में भी मैं भाग लेती थी, जैसे बाल सभा होती है उसमें, एनुअल फंक्शन है, 26 जनवरी, 15 अगस्त। कई बार तो मेरे को गाने की इतनी इच्छा रहती थी, मैं मम्मी के पीछे पड़ जाती, मम्मी कुछ लिख के दो, कल मुझे गाना है स्कूल में। फिर मम्मी रात को बैठ के गीत लिखती, फिर मुझे याद करवाती और सुबह मैं गाती थी। मतलब बचपन से मुझ में गाने की वो लगन थी और मुझे शौक था। कई बार तो ऐसे होता था बैठे बैठे गुनगुना रही हूँ। मैं छोटी थी, घर के बाहर वो फर्नीचर की दुकान थी, तो मैं बैठे बैठे गुनगुना रही थी। वो जो अंकल थे वो अंदर जाके मम्मी को बोले कि भाभी जी ये थकती नहीं है क्या? ये कब से गा रही है, मैंने देखा 2 घंटे से ही बाहर बैठी बैठी गुनगुना रही है। मैं देख के थक गया लेकिन ये गाते गाते नहीं थकी। मम्मी बोली ये 24 घंटे इसका यही चलता है। तो इस तरह से मुझे बचपन से शौक था। फिर स्कूल में कंपटीशन में भाग लेने लगी और सबसे पहले मैंने सुर संगम में भाग लिया था, जो मालू अंकल की संस्था है और ऑल इंडिया कंपटीशन करवाती। तब मैंने कोटा से भाग लिया। वो भी भाग इस तरह लिया कि हमारे मिलने वाले थे एक भैया, वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला सीमा बहुत अच्छा गाती है आंटी, एक कंपटीशन हो रहा है, आप उसमें इसको भाग दिलाइए। तो मम्मी ने बोला तैयारी तो कुछ है नहीं, तो बोले इसको तैयारी की जरूरत नहीं है। मैंने उस टाइम बाल वर्ग में भाग लिया था, मैं 10 साल की थी तब। मैंने सुगम संगीत और लोक संगीत दोनों में भाग लिया और मेरे बड़े भैया ने सुगम संगीत में लिया, किशोर वर्ग में। हम दोनों बहन भाई गाते थे और मुझे विश्वास नहीं होता, मेरे फीवर था उस टाइम और मैंने फीवर में वो प्रस्तुति दी। उस टाइम मैंने निकाह की गजल गाई थी सुगम में, फजा भी है जवा जवा। और लोक संगीत में मैंने गीत गाया था मोरिया अच्छो बोलो रे। उस टाइम लोक संगीत में मैं सेकंड आई थी और सुगम संगीत में मैं फर्स्ट आई थी। उसके बाद में जब जो विनर होते हैं उनसे कांटेक्ट सब करते ही हैं भाई, जो जीता है उससे। तो वहाँ की जो लोकल ऑर्केस्ट्रा वगैरह थी उन्होंने भैया से कांटेक्ट किया कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छा गाती है, इसको ऑर्केस्ट्रा में लेके आया करो। तो चूंकि गाने का शौक था और हमको तो मंच चाहिए था गाने के लिए, तो दोनों बहन भाई हम जाने लगे। पहले रिहर्सल करते थे
और लता जी के सॉन्ग मैं गाती थी, क्योंकि मुझे शुरू से लता जी के सॉन्ग अच्छे लगते थे और मैं उनको ही सुन सुन के गाना सीखी। तो मैं उनके गाने तैयार, चूंकि बच्ची थी तो 2 गाने गवाते थे मेरे से स्टेज पे, बाकी तो सीनियर आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे। पर उस टाइम हमको पारितोषिक भी मिलता था, भले ही वो मेरा पहला पारितोषिक 50 रुपए मुझे मिला था 2 गानों का, और मैं फ्रॉक पहन के गाती थी, तो खुशी होती थी ये 50 रुपए मेरे हैं। और उन पैसों को इकट्ठा करके फिर हम दोनों बहन भाई, हमारे कुछ कपड़े कुछ भी हमको लेना होता भाई, हमारे पर्सनल, तो हमको इंटरेस्ट भी आने लगा कि पैसे मिल रहे हैं और गाने का अपना शौक है, तो इस तरह से हम ऑर्केस्ट्रा में भाग लेने लगे धीरे धीरे। सीमा जी, आपने बताया जो आपकी माता जी हैं वो आपका साथ देती जी। थी। पहले थोड़ा भाई बहनों के बारे में बताएं, कितना परिवार में कौन कौन था आपके? हम 5 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी सिस्टर है वंदना, उससे छोटे भैया है राजीव जो मेरे से बड़े हैं, और वो गाना वो ही मेरे साथ गाते थे। मैं बीच की हूँ। फिर मेरे से 2 छोटे भाई हैं, विजय और यश। गाने का रुझान सबका है, सबको अच्छा सुर ताल का ज्ञान है, लेकिन मंच पे मैं और मेरे बड़े भैया हैं, बाकी वो सब झिझकते थे, क्योंकि हम दोनों बहन भाइयों ने शुरू से ही स्टेज पे गाना शुरू कर दिया था, तो हमारी शर्म खुल गई। वो लोग थोड़ा घबराते हैं, बाकी गाते सब बहुत अच्छा है। आपकी बातों से ये तो पता चल गया कि जी। आपकी जो मम्मी है वो आपका साथ देती थी बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। और बाकी परिवार वाले, पिताजी या घर में जो लोग थे, क्या उनका भी सब पूरा सपोर्ट था सबका? सबका रहता था, पर चूंकि पापा तो जॉब में थे, पापा अधिकतर बाहर रहते थे टूर पे, तो ज्यादातर मम्मी हमको लेके जाती थी, और मम्मी का पूरा सपोर्ट। पापा ने कभी मना नहीं किया जाने के लिए, लेकिन मम्मी हमेशा साथ रही। और फिर बड़ा भाई था तो मुझे हमेशा साथ मिला उसका कहीं भी। लेकिन उस कंपटीशन में हम दोनों बहन भाई जीते तो सही, लेकिन फिर वहां से हमको स्टेट में आना था, जयपुर आना था उस टाइम। पर चूंकि हम छोटे थे तो मम्मी ने हम दोनों बहन भाइयों को भेजा नहीं, तो हम वहीं रुक गए, आगे नेशनल लेवल तक नहीं आ सके। लेकिन हम वहाँ ऑर्केस्ट्रा में गाना हमने शुरू कर दिया। तो और फिर आर्थिक जब कमाई होने लगती है तो फिर इंटरेस्ट बढ़ ही जाता है, फिर और तैयारी करते, नए गाने सुनते तैयार। लेकिन हमने केवल और केवल ऑडियो कैसेट से सुन सुन के गाना सीखा है। देखिए, ये आपने बता दिया जी। कि ऑडियो कैसेट से आपने सुना, लता जी आपको पसंद थी। हाँ। जब आपका शुरू से इंटरेस्ट था तो क्यों नहीं संगीत की शिक्षा की तरफ आप गई? शिक्षा इसलिए नहीं ली क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से थे, इतना पापा की इनकम नहीं थी कि हम ट्यूशन फीस दे सकें, म्यूजिक सीख सकें। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वही हमारे लिए बहुत था। वहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते थे, फिर पापा घर में सबसे बड़े थे, और भी चाचा लोग, सबकी जिम्मेदारी पापा पे थी। और इधर मम्मी सबसे बड़ी थी ननिहाल में, तो मम्मी के ऊपर भी थी। तो हम लोग इतना वो नहीं कर पाते थे कि अफोर्ड कर सके हम ट्यूशन लगाएं या किसी गुरु से सीखें। पढ़ाई की और शौकिया हमने बस गाना शुरू किया कि भाई कुछ कमाई भी होने लग जाए और हमारा ये काम भी चलता रहे, इसलिए हमने उस ऑर्केस्ट्रा को अपना लिया। और जो आपके बड़े जी। भाई हैं वो भी गाते हैं या वो लिखते हैं, क्या करते हैं? बड़े बड़े भैया गाते थे, लेकिन चूंकि उसको राइटर के गुण मम्मी से आ गए, मम्मी को लिखने का शौक था, मेरे नाना जी लिखते थे, तो वो गुण लिखने का उसमें भी आया। तो हम दोनों बहन भाई, वो भजन लिखता था, फिर हम लोगों ने क्या श्याम बाबा के और ये भजन लिखने शुरू किए भैया ने, और हम दोनों गाते थे, कि चूंकि श्याम बाबा के फिल्मी गीतों पे भजन होते हैं तो वो लिखता और हम दोनों मिलके गाते थे। तो इस तरह से फिर हम भजन फील्ड में भी आ गए। तो धीरे धीरे हमने, सबसे पहले हमने एक ऑडियो कैसेट निकाली थी दो जाटी बालाजी की, वो काफी हिट हुई। और उसके बाद फिर ऑडियो कैसेट हम रिकॉर्ड करने लग गए दोनों बहन भाई, जीण माता, श्याम बाबा, हनुमान जी महाराज, सबकी। और इस तरह से फिर तो पूरी तरह हम इसी फील्ड में आ गए गाने की में। आपने अभी मालू जी का नाम लिया था, जी। केसी मालू जी। जी। वो नाम, जिन्होंने राजस्थान के जो कोने कोने में संगीत छुपा था, लोकगीत छुपे थे, बिल्कुल। उनको राजस्थान से बाहर पूरी दुनिया के पटल पर लेकर आए अपने बिल्कुल। बिना कैसेट के माध्यम से। जी। आपकी जिंदगी में क्या रोल है केसी मालू जी का? बहुत अहम मानती हूँ मैं अंकल का, क्योंकि शायद अगर मैं वीणा में नहीं गाती तो मुझे इतनी प्रसिद्धि और इतना नाम नहीं मिलता। मैं आज स्टेज पे गाती होती, कहीं ऑर्केस्ट्रा में ही गाती होती, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें मैं श्रेय निर्मल अंकल को भी देना चाहूँगी, निर्मल मिश्रा जी, जो म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, कंपोजर सब हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मालू अंकल से मिलाने का श्रेय निर्मल अंकल को देती हूँ। हालांकि मैं सुर संगम में आई थी कंपटीशन में, पहले जब मैंने बाल वर्ग में कोटा से भाग लिया था वो भी अंकल का ही था, पर चूंकि मैं स्टेट तक नहीं आ पाई। फिर उसके बाद जब मेरे पापा की जॉब छूट गई, मैं 8th में थी, तो हम लोग ननिहाल शिफ्ट हो गए थे, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर डिस्ट्रिक्ट। वहां से फिर मैंने दोबारा फॉर्म भरा था सुर संगम में, तब मैं 12 साल की थी। 2 साल बाद फिर मैं उस टाइम जयपुर आई, और जयपुर में मैंने फिर से प्राइज लिया बाल वर्ग में। उस टाइम नौशाद साहब आए थे, नौशाद साहब के हाथ से लिया।
तो अंकल के पास रिकॉर्ड में थे कि जो जो विजेता होते हैं वो नोटिस जी। में रखते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम गाओगी, लेकिन उस टाइम गांव से आना और पॉसिबल नहीं होता था, तो उस टाइम हमारा कांटेक्ट बैठा नहीं अंकल के साथ। लेकिन जब भैया ने बोला कि गांव में रह के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मम्मी ने हमने सोचा कि जयपुर जाना चाहिए। तो 95 में फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए जयपुर, केवल गाने को लेकर कि गाने में हमें आगे कुछ करना है, इसलिए तो हम जयपुर आए। उसके बाद यहाँ की हमने लोकल ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करी, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर जानकारी नहीं होगी तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो फिर से यहाँ गाना शुरू किया। उसके बाद निर्मल अंकल, चूंकि वो दूरदर्शन और इनके जिंगल्स बनाते थे, तो उन्होंने मेरे को एक टेलीफिल्म के लिए गाने के लिए बुलाया था। वो शायद उस पे थी, ये बाल विवाह के ऊपर, उसका मैंने टाइटल गाया था अंकल के लिए। तो उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छा गाते हो, मालू जी के पास, वो मुझे लेके गए। तो अंकल ने बोला ये तो हमारे कंपटीशन में आई हुई है, बीच में भी हमने बुलाया था। फिर वो जयपुर रहने लगे, उसके बाद फिर अंकल से कांटेक्ट हुआ और फिर मैं वीणा से जुड़ी 99 में। वीणा के साथ जो सफर शुरू हुआ, बिल्कुल। उसका शुरुआती दौर कैसा था? शुरुआती देखो, तैयारी तो हमने की थी रामलाल अंकल के गीतों की। सबसे पहले जवाहर कला केंद्र में रामलाल माथुर अंकल थे, मुझे सबसे पहले अंकल ने उनके पास भेजा कि अगर वो फाइनल कर देंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे। और अंकल ने मुझे उस टाइम गणगौर के गीतों की तैयारी करवाई थी। गणगौर के गीत रिकॉर्ड करने थे, लेकिन रिकॉर्डिंग हुई होली के गीतों की निर्मल अंकल के। तैयारी उसकी हुई, लेकिन जो पहला एल्बम आया वो निर्मल अंकल के गीतों का आया, चांद चढ़ो गिगनार। और वो बिल्कुल सिंपल गीत जो शेखावाटी में होली पे गाए जाते हैं वो थे। उसमें इतना कोई बजट भी नहीं था, ना कोई इतने इंस्ट्रूमेंट लिए थे, बहुत कम बजट में वो कैसेट रिकॉर्ड हुई थी हमारी। लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया और इतना पसंद किया कि वो बहुत बिकी वो कैसेट। और उसके बाद तो फिर एक के बाद एक आती गए और लोग सुनते गए और हम निकालते गए। आज भी मुझे लगता है होली जब भी होती है, इस गीत बिल्कुल के बिना वो अधूरी सी रह बिल्कुल जाती बिल्कुल है। तो थोड़ा सा सुना दीजिए। जी। क्योंकि इस एल्बम का नाम हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि चांद चढ़ो गिगनार, तो मतलब चांद आसमान में चढ़ा, तो जैसे चांद चढ़ा इस एल्बम के द्वारा, वैसे सीमा मिश्रा चढ़ गई तो मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ, इस गीत को मेरे जीवन में, इस एल्बम को। चांद चढ़ो गिगनार कीर्त्या, ढल आई आधी रात पिव जी, अब तो घरा पधार, मारुणी थारी बिल खेचे जी, बिल खेचे। हाथ मेहंदी राचनी कोई, नैना काजल सार्यो जी, हाथ मेहंदी राचनी कोई, नैना काजल सार्यो जी, ले दिवलो चढ़गी चौबारे, मरवण पलंग संवार्यो जी, बैठी मनडो मार गोरी का, आया नहीं भरतार, मारुणी थारी बिल खेचे जी, बिल खेचे। बहुत बढ़िया। तब से लेके आज तक ये गीत इस तरह बिल्कुल चढ़ता ही जा रहा, सीमा जी बिल्कुल। भी चढ़ती ही जा रही हैं। जी। मंच पे जब आप आई थी, वो पहला अनुभव कैसा था? मंच पे चूंकि मैं ऑर्केस्ट्रा के द्वारा तो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन राजस्थानी में जब मैंने पहली बार मंच पे चढ़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऑडियंस इतनी थी सामने। क्योंकि जिन्होंने चांद चढ़े गिगनार एल्बम सुना था तो उनको क्रेज था कि सीमा मिश्रा का प्रोग्राम है। तो ऐसे पब्लिक जहां दूर तक देखो नजर जा रही है वहां तक भीड़ थी। तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने ऑडियंस के सामने और ये खड़ी होके मंच पे गाऊंगी। तो बहुत खुशी हुई, खासकर फिर राजस्थानी गीतों को सुनने के लिए लोग इतनी दूर से आते थे। मतलब अगर कहीं सीकर में प्रोग्राम है तो नवलगढ़, झुंझुनू, वहां से गाड़ियां भर भर के आ रही है प्रोग्राम को सुनने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब उम्मीद से ज्यादा मिला, तो उसकी खुशी तो होती ही है। आपको कैमरे पे आने का शौक क्यों नहीं था? क्योंकि एक लंबा दौर था, लोग सीमा मिश्रा को उसकी आवाज से तो जानते थे, लेकिन शक्ल से नहीं पहचानते थे। जबकि वीणा तो बहुत अच्छे, और जितने नए कलाकार हैं उनको आवाज के साथ साथ मंच पे आने का मौका भी देती थी। तो आप क्यों नहीं? बिल्कुल, मुझे शुरू से
कैमरे के आने मुझे मेकअप और ये सब करना पसंद नहीं था। मैं बिल्कुल सिंपल, आज भी मैं घर में एकदम सिंपल रहती हूँ। स्टेज पे जाती हूँ तो करती हूँ, वो भी बहुत कम, जो और लोग करते हैं उससे बहुत कम करती हूँ। तो मैं खाली इसी कारण से मैं अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे मेकअप करना, ड्रेसअप और वो कैमरे के आगे, और वो टाइम जो खराब होता है ना, 2-2 3-3 घंटे शूटिंग में लग जाते हैं, इसलिए मैं अवॉइड ही करती थी कि अंकल मुझे दिखने का शौक नहीं, मेरी लोग आवाज पहचानते हैं, वही ठीक है बस। बाकी अंकल हमेशा कहते थे कि लोगों की डिमांड है कि सीमा जी को लाओ, आप दिखाओ। मैंने कहा आप किसी और को दिखा दो, आप एक्ट्रेस को दिखा दो, किसी मॉडल को दिखा दो, लेकिन मुझे मत बुलाओ। तो मैं खुद ही परहेज रखती थी उससे, क्योंकि एक सिंगर के लिए उसकी आवाज मायने रखती है, फेस नहीं। मुझे, मेरा ये मानना था अगर आवाज मेरी पहचानते तो बस ठीक है, आवाज ही पहचान में आनी चाहिए। कोई ऐसे किस्से जब आपको से ही आपके बारे में कभी पूछा गया हो? बिल्कुल, मैं अक्सर, मैंने इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं खाटू श्याम जी गई थी और मैंने वहाँ कैसेट मांगी कि कोई अच्छी राजस्थानी, तो उस बंदे ने मुझे मेरी कैसेट निकाल के दी कि ये बहुत अच्छी। बोले किसकी है? बोले सीमा मिश्रा जी की है, क्योंकि वो मुझे फेस से जानता नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था कि मैं ही सीमा मिश्रा हूँ। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए। ये तो लाइव शो की एक बात बताती हूँ। हैदराबाद में प्रोग्राम था और स्टेज पे थोड़ा मेकअप होता है, ये ड्रेसअप होता है। प्रोग्राम करके पीछे, जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, मैंने ड्रेस चेंज करी, मेकअप साफ किया, और मैं खुद ही बैठी थी, और ऑडियंस में से कोई आया पीछे से और वो मुझे बोलता है कि वो मिश्रा मैम कहाँ है, उनसे मिलना है। चली गई क्या? मैंने कहा हाँ, चली गई। तो ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। आप कोटा में रही, फिर जी सीकर शेखावाटी में जी रही, उसके बाद जयपुर आई। जी। जयपुर ने कितना अपनाया सीमा मिश्रा को और कितना आगे बढ़ने में साथ दिया? सबसे ज्यादा योगदान जयपुर का ही है। मैं कहूँ तो शुरुआत ऑडियो की मेरी गांव से हो गई थी, दो जाटी हनुमान जी की, और फेमस तो वहां से, मैं कई बार जयपुर प्रोग्राम देने गांव से भी आई हुई हूँ, हमारे जो शेखावाटी के कार्यक्रम होते थे। लेकिन मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई, उसके बाद जो लोगों ने मुझे, यहाँ के जो म्यूजिक फील्ड के लोगों ने, उन्होंने बहुत प्यार दिया और बहुत मुझे स्टेज दिए सबने। और शायद मैं ये कह सकती हूँ कि ऊपर वाले की का आशीर्वाद था, जो मुझे सबने अपना सहयोग दिया। मुझे कभी कोई रुकावट नहीं आई मेरे रास्ते में। मैंने जो जहाँ जहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करी है, जहाँ जाने की, तो मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला सबका। सीमा जी, क्या हम जब करत करत अभ्यास के कहते हैं जड़मत जी को सुजान, आपको शौक था, आप गुनगुनाती रही तो आपकी आवाज में निखार आता गया, लेकिन जो शुरुआती दौर था तो क्या कभी कमी अखरी की काश मैंने सीखा होता तो मैं और अच्छा कर पाती? हाँ, कहीं 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 ऐसा लगता है जहाँ पर कोई मुर्की आ गई या सरगम आ गई कुछ गाने का, या हरकतें हैं कुछ, तो वहां जाके थोड़ा सा फंस जाते हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ तो वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर सीखा हुआ होता है तो वो तुरंत कर लेता है, उसको वो थोड़ा सा महसूस होता है। पर मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कि संगीत ये जरूरी नहीं कि सीखें, आप बिना सीखे भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सीखना बहुत जरूरी है। सीखने से उसमें और निखार आता है, और जो गायकी की वो पकड़ है वो मजबूत होती है, स्वर नहीं डगमगाते। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महसूस कभी कभी होता है ये। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोक संगीत है उसमें जब तक मिट्टी की खुशबू नहीं हो, उस आवाज में वो खनक नहीं हो, वो लोक की झलक नहीं हो, तब तक मजा नहीं आता। और लोक संगीत ही आपकी कहते हैं, मैं मानती हूँ आपकी पूरी जो संगीत है, जो आपकी आवाज उसमें रचा बसा है। बिल्कुल। तो आपके लिए लोक संस्कृति क्या मायने रखती है? मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि लोक संस्कृति की झलक मेरी आवाज में इसलिए दिखती है क्योंकि मैं बचपन से घर में शेखावाटी बोलती आई हूँ, और आज भी हम घर में शेखावाटी बोलते हैं। और तो ये भाषा तो रमी बसी हुई है मेरे बचपन से। और मैं, सामने वाला अगर मुझे पता चल जाता है कि शेखावाटी राजस्थानी है, तो फिर मेरे से हिंदी नहीं निकलती। अच्छा। फिर मैं उससे उसी भाषा में बात करूंगा, अपनी भाषा में। तो संस्कृति का इससे, एक तो इससे प्रचार प्रसार होता है हमारी राजस्थानी संस्कृति का, और गीतों के माध्यम से हमारे कल्चर का पता चलता है कि गीतों में किस तरह से हम, क्या भाव होते हैं सारे, उससे लोगों को पता चलता है। हमारे राजस्थानी गीत तो हर तीज त्योहार के ऊपर बने हुए हैं, तीज का, त्योहार का, के लिए बने गणगौर, शादी, जच्चा बच्चा, जन्म से लेके सब मरण के, तक हर तो उन चीज गीतों उसके के अंदर। माध्यम से हमारे कल्चर का पता लगता है लोगों को। और राजस्थानी से तो शुरू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान की बेटी हूँ मैं। एक छोटा सा प्रयोग करें जी। हम हर मौके का, एक छोटा छोटा सा आपसे एक लाइन सुने, जिससे पता चले कि जो हमारी संस्कृति है, राजस्थानी संस्कृति, इसके अंदर हर
समय का, हर तीज त्योहार का हाँ एक एक हाँ गाना है। अगर हम बिल्कुल। जन्म की बात करें तो जन्म पे क्या गुनगुनाया जाता है? जन्म पे जैसे जलवा होती है तो गीत गाए जाते हैं जच्चा बच्चा के, और मैंने उसमें से कुछ गीत गाए भी हैं, जैसे गीगा सोजा मेरा लाल है, थोड़ा सुनाइए। नान्या हाँ। थारो पालनो है, हारे गीगा, घूगरी, पीपली, ये सब जलवा के गीत हैं। तो मैं सबसे फेमस तो गीगा सोजा मेरा लाल ज्यादा सुनते हैं लोग, जी। तो 2 लाइन उसी की सुनाऊंगी। ऊंचो घाल्यो पालणो यो, जड़ जमना रे तीर, झोटा देसी साहिबो, मारी लाल ननद रो वीर, गीगा सो जा मेरा लाल, रात का सुख देवा गीगा, घड़ी एक सो जा लाल, गीगा सो जा मेरा लाल, थारे बाप ने राजी कर दूं, हंस हंस के बतला। और जब कुआं पूजन होता है तो उसमें पीला गाया जाता है, जच्चा को जब पीला उठाते हैं तो उसका है, 5 मोहर को साहिबा पोत मंगाओ जी, 5 मोहर को साहिबा पोत मंगाओ जी, जय पर का रंगरेज बुलाओ गाढ़ा मारू जी, पीलो रंगाओ जी, पीलो रंगाओ जी। तो ये पीले का गीत है। तो इस तरह से हर फंक्शन के गीत है राजस्थान में। चलिए हम फंक्शन तक तो जा नहीं पाएंगे। जी जन्म हमने कर लिया तो परण आता है, बिल्कुल शादी विवाह आते हैं, और बिल्कुल बहुत इस पे तो वैसे भी हर कल्चर में गीत होते हैं, लेकिन जी राजस्थानी में तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही जी होते हैं। तो एक दो गीत बस इसके और थोड़ा सा गुनगुना जी। दीजिए। शादी में सबसे पहले गणेश निमंत्रण होता है, गणेश जी को नोतते हैं, तो उसका गीत है, रणत भंवर सुआवियाओ बाबा सुंडाला, रणत भंवर सु आवियाओ बाबा सुंडाला, कोयले रिध सिद्ध ने साथ, रिध सिद्ध करो विनायक सुंडाला, कोयले रिध सिद्ध ने साथ, तुम्हारे घर आओ विनायक सुंडाला। तो ये गणेश निमंत्रण से कार्यक्रम जी, शुरू होते शुरुआत हैं। होते हैं। उसके बाद बना बनी है, हल्दी है, और फेरों के गीत है, विदाई गीत है, समधी समधन का गीत है, मेहंदी का गीत है, तो गीत बहुत सारे हैं। तो एक मैं बनी सुनाना चाहूंगी। बनी के मुखड़े की छवि प्यारी बनड़ी, लाग सबसे न्यारी, बनी का मेहंदी राचा हाथ, बनी मन प्यारी लागे, बनी का मेहंदी राचा हाथ, बनी मन प्यारी लागे। ऐसे ही बनना है, केसर की क्यारी गुल बन डालूंगा की बाड़ी, केसर की क्यारी गुल बन डालूंगा की बाड़ी, तो बिच बिच राखू राय ज्यादा, फूल हजारियो राज उबासा रही जो, उबासा रही जो मारा बनड़ा ठाड़ा सा रही जो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मैं मतलब ये गाने इस तरह अपने साथ इनको मैं देख रही हूँ कि जब मैं भी किसी आयोजन में जाती जी हूँ, किसी परिवार में जाती हूँ, तो यही गाने वहाँ सुनने को मिलते हैं, बिल्कुल और आप हर जगह मुझे दिखाई तो नहीं लेकिन सुनाई देती हैं। जी जी चलिए, आपने अपनी पसंद के बता दिए, लेकिन एक मैं चाहती हूँ विदाई का कोई अगर कोई गीत हो तो। मैं विदाई का क्या, एक हर एक लड़की का एक बिल्कुल। जुड़ाव होता है बहुत आपने ज्यादा। कह दिया तो मैं 2 लाइन ही सुना पाऊंगी, क्योंकि ये हाँ। बहुत भावगीत होता है, और मैं बिल्कुल। शायद रिकॉर्डिंग में भी बहुत मुश्किल से मैंने विदाई गाया था, जी। और मैं स्टेज पे तो कोई कहता है तो भी मैं विदाई नहीं गा पाती, क्योंकि मैं बीच में ही चलिए, मैं रोने आपको लग जाती नहीं, हूँ। ठीक है, मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाहती, लेकिन आप कंफर्ट समझे तो 2 लाइन आप सुना बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। ये आम्या पाक्याने 2 ये 4, कोयल बाई सिद्ध चाल्या, ए माहुडा लहऱ्याले,
कोयल बाई सिद्ध चाल। ये तो हमारी ट्रेडिशनल विदाई है जो सब लोग गाते हैं। एक विदाई मुझे बहुत पसंद है जो निर्मल अंकल की लिखी हुई, और वो हमने वरमाला एल्बम के अंदर रिकॉर्ड की थी, वो सुनाना चाहूंगी। और इसकी रिकॉर्डिंग में जो सिसकियां आई थी कोरस वालों की, वो ओरिजिनल थी, क्योंकि कोरस जब गा रहे थे तो उनको बोला गया था कि सिसकियां आपको लेनी है, लेकिन जब वो लड़कियों ने गाई तो उनके अंदर वो सबको अपने अपनी विदाई दिखने लग गई, तो वो इतना रोने लगी, वो रियल सिसकियां आई, मतलब कोई बनावटी नहीं है उसमें। और हम सब ने पूरा इमोशन के साथ उस गीत को गाया, और उसको गीत में इतने रीटेक हुए, क्योंकि जो गाए रोने लग जाए, फिर रिकॉर्डिंग रुक जाए। तो मालू अंकल ने कहा भी था कि आज ये गाना रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं खुद रो रही थी, निर्मल अंकल रो रहे थे, कोरस वाली लड़कियां रोने लग गई। तो ये विदाई से तो बहुत ज्यादा लगाव है मुझे, और मैं इसीलिए उसको गा नहीं पाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ। उसकी 2 लाइन सुनाऊंगी आपको। मेहंदी रचाई दोनों हाथ पिया जी के साथ, दुल्हन ससुराल चली, ओ दुल्हन ससुराल चली। माँ ने जिसको गोद खिलाया, बाबुल ने लाड लडाया, संग सहेली घर आंगन ने क्यों मुझको बिसराया, ओ समझा आज पराया। इससे आगे नहीं गा पाऊंगी। आप मत गाओ, आप भी नहीं गा पाएंगी, मैं सुन भी नहीं बिल्कुल पाऊंगी, बिल्कुल। है ना? चलिए अब हम माहौल को हल्का करते हैं। ये बिल्कुल शादी ब्याह की बात चल रही है, जी। तो आपका जो करियर है उसको जो शुरुआती प्रोत्साहन मिला, आपके घर से जी मिला, आपकी मदर से मिला, आपके भाई से मिला, पूरे परिवार से मिला, लेकिन जो आगे ऊंचाइयां मिली हैं वो शादी के बाद मिली हैं। तो क्या जो आपके जीवन साथी हैं वो भी आपकी आवाज के मुरीद थे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि वो शादी से पहले उन्होंने कुर्जा एल्बम बहुत सुना है, वो कुर्जा सुनते थे। हालांकि हम, ये शेखावटी का गीत है, और मेरे ससुराल वाले दौसा साइड के हैं, उनको वो समझ में कम आता था, लेकिन उनको आवाज़ और वो जो कंपोजिशन और धुन, जो म्यूजिक था, वो बहुत अच्छा लगता था, और वो कुर्जा बहुत सुनते थे। उसका मीनिंग मैंने शादी होने के बाद उनको बताया कि इसका अर्थ ये है इस गीत का। तो अब उसको सुन के और आनंद आता है, क्योंकि जब मीनिंग पता चल जाता है तो उस गीत को सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। तो मेरी शादी कुर्जा को सुन के ही हुई। और चूंकि सपोर्ट की बात कहते हैं, तो शुरुआत तो मेरी हो चुकी थी, मम्मी ने कर दी थी, मम्मी ने इस लेवल पे मुझे खड़ा कर दिया था ले जाके। लेकिन हाँ, कई बार परिवार का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वहीं रुक जाता है सफर। उसमें मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, और वो आज भी मुझे सहयोग करते हैं, मुझे कहीं जाने के लिए रोकते नहीं है। तो क्या शादी से पहले ये बातें तय हुई थी, क्योंकि आपका मुकाम तो उन्हें पता ही था जी ये उन्हें मेंटली प्रिपेयर होंगे कि बिल्कुल सीमा जिस मुकाम पे हैं मुझे उनका बिल्कुल साथ देना है। तो क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस समय, कोई बातचीत ऐसी हुई थी? बिल्कुल हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी की पहली शर्त यही थी कि मैंने मेरी बेटी को यहाँ तक पहुंचाया है, अगर इसका गाना बंद नहीं होना चाहिए। भले आप ये घर में सब मैनेज करेगी, लेकिन गाने के लिए कभी इसको रोका नहीं जाएगा। इसी शर्त पे शादी हुई थी। तो रिश्ते वैसे बहुत आए थे, लेकिन सब यही बोलते थे गाना सुन के पसंद कर रहे हैं, लेकिन गाना नहीं गवाएंगे बाद में, बहू नहीं चाहिए हाँ, ऐसी। स्टेज पे हम खड़ा नहीं होने देंगे, आप ऑडियो में करो, प्रोग्राम्स नहीं करने देंगे। मम्मी ने सब रिश्तों के लिए मना कर दिया। इनसे भी यही बात हुई थी, इन्होंने बोला मैंने पसंदीदा गाना सुन के किया है, तो मैं गाना क्यों बंद करवाऊंगा। लेकिन फिर भी इनको बोला गया कि कई बार आपका डिसीजन है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, कहीं आपके माता पिता बोल दे कि नहीं हम स्टेज पे, बोले वो चिंता आप छोड़ो, मैं हूँ, मैं इसको पूरा सपोर्ट करूँ। और वो ही हुआ, उन्होंने आज तक कभी नहीं मना किया, वो अपने आप मैनेज करते हैं घर। सीमा जी, मंच पे आप आती हैं, बहुत अलग तरीके से दिखती हैं, लेकिन आज आप मेरे सामने अभी बैठी हैं, हमें कई बार आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, तो आप एक बहुत साधारण सी एक सीमा दिखाई देती हैं, कोई ग्लैमर नहीं दिखता। घर में सीमा कैसी होती है, घर के बाहर सीमा कैसी होती है? मैं जैसी घर में हूँ वैसी बाहर हूँ। आप कभी भी आके देख लीजिए, कई लोग आते हैं मिलने के लिए कि हमको मैम आपसे मिलना है, जब वो घर आते हैं तो वो देख के चौंक जाते हैं
कि आप ही है सीमा जी, क्योंकि अक्सर इतना नाम होने के बाद लोगों में एटीट्यूड अलग आ जाता है, वो पूरे गेटअप में ही रहते हैं घर में, और मुझे शुरू से मेकअप और ये सब पसंद नहीं है। आज भी मैं यहाँ आई हूँ तो थोड़ा रेडी होके आई हूँ लेकिन घर में तो मैं बिल्कुल जैसे और महिलाएं रहती है वैसे ही रहती हूँ। सारा घर का काम मैं खुद करती हूँ, खाना बनाती हूँ। हाँ, खाना बनाने का मुझे हाँ, ये आपने अपने आप ही बोल दिया, मैंने पढ़ लिया आपके बारे में, आपको खाना बनाना पसंद नहीं है। बिल्कुल। जब मैं शादी नहीं हुई थी तो मैं मम्मी को हमेशा कहती थी, मम्मी मेरे लिए तो कोई लड़का ढूंढो, तो या तो कोई कुक ढूंढना या कोई होटल वाला ढूंढना, तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़े, बाकी सब सब काम मैं कर लूंगी। तो खाना बनाने, किचन के काम में मुझे शुरू से जोर आता था, क्योंकि मैं छोटी थी, मम्मी थी, दीदी थी, भाभी थी, तो मेरा नंबर किचन का आता ही नहीं था। मैं साफ सफाई सब काम करती, लेकिन खाने के लिए कभी रसोई में नहीं जाती। लेकिन अब चूंकि ससुराल में हूँ, बहू हूँ, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, और खाना बनाती हूँ। पर हाँ, ये है, जितना भी बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, वो मन से बनाती हूँ, बिना मन के नहीं करती। और परिवार को साथ लेके चलने में ही मजेदारी है। मैं कह भी सकती हूँ ये कि भाई मैं नहीं बनाऊंगी, फिर वही घर में अनबन होना चालू हो जाएगी, तो थोड़े से उसके लिए हम क्यों किसी भाई बड़ों का अपमान करें, या तो मैं घर मैनेज करके चलती हूँ, काम सारा मैं खुद करती हूँ घर का। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि जी बहुत जगह परिवार ने समझौता किया होगा, जी कभी आपका स्टेज शो है, कभी रिकॉर्डिंग है, परिवार ने एडजस्ट किया होगा, तो जी। आपने भी अपनी कोई सीमा रेखा बना रखी है कि परिवार को मेरे से परेशानी नहीं हो, तो इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी? हाँ, ऐसे वो तालमेल घर वालों के साथ बिठाना पड़ता है, और बिठाना भी चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ रह के ही हम आगे पहुंच सकते हैं। अकेले मैंने कई लोगों को देखा है जो घर छोड़ देते हैं अपने काम के लिए, कि भाई हम तो हमारा काम करेंगे, घर आप मैनेज करो, या आपस में डिवोर्स हो जाते हैं लोगों के। तो ये एडजस्टमेंट बना के सबको चलना चाहिए, क्योंकि सबके साथ जो आगे बढ़ने में मजा है वो अकेले में नहीं है। एक समय के बाद जब आप आगे बढ़ तो जाओगे, लेकिन एक समय के बाद जब आपके पास काम नहीं होगा, तो फिर आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा। आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो कोई नहीं होगा आपके साथ। तो इसलिए हमेशा परिवार अपने लोगों को साथ लेके चलें। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। मैं करती हूँ, जैसे प्रोग्राम में बाहर में जाती हूँ तो मम्मी है, एज है थोड़ी, तो काम में दिक्कत होती है, तो मैं उस हिसाब से कभी काम वाली को लगाते हैं या खाना बनाने के लिए किसी को रखते हैं, तो वो मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि मैं भी, मेरा जनरली बाहर का होता है, तो मैं बाहर और घर दोनों तो नहीं संभाल सकती, तो उसके लिए मैं खुद उसकी सारी तैयारी करती हूँ कि मुझे किस तरह से काम करना है। और मैनेज करके बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे घर वाले भी खुश, मेरा काम भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है, तो नाराजगी कहीं होती ही नहीं है। चलिए अपन मंच की तरफ वापस आते हैं। जी आपने और वीणा ने राजस्थान के जो लोक संगीत है उसको घर घर तक भी पहुंचाया, राजस्थान से बाहर भी लेके गए, लेकिन एक वर्ग है जिसका ये कहना है जी। कि ये लोक संस्कृति के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या आपका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा, या आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं कहूंगी कि लोक संस्कृति के साथ खिलवाड़ तो तब होता जब उन शब्दों को हम बदल देते या उसकी धुन को बदल देते। केवल हम लोगों ने एक ही चीज करी कि संगीत से उसको सुंदर बनाया, और जब तक संगीत का प्रयोग नए दौर के हिसाब से नहीं करेंगे तो लोग उसको स्वीकारेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। इससे पहले भी राजस्थानी गीत तो आते थे, बहुत आते थे, लेकिन आम प्रचलन में नहीं थे। जो संगीत की जानकार हैं वही लोग सुनते थे। लेकिन जिस तरह से मालू अंकल ने इन गानों को रिकॉर्ड किया और नए म्यूजिक और साजों के साथ इसको प्रस्तुत किया, और साज भी कोशिश वही की कि लोक वाद्य हो, ज्यादातर रिकॉर्डिंग में हमने वही यूज किए, और शब्दों का चयन भी ऐसा किया। कई गानों में जैसे ठेठ अपनी जो भाषा है उसमें कई गंदे शब्द भी होते हैं, तो उनको हटा के सोबर शब्द भी डालें उसमें, ताकि परिवार के साथ बैठ के उस गीत को सुन सकें। बहुत सारे गाने हैं जिनमें अश्लील शब्द भी होते हैं, राजस्थानी में भी होते हैं, लेकिन उन शब्दों को हटा के उसको सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, और यही कारण है आज हर घर में गाने बजते हैं। तो मेरा मानना ये नहीं है कि ये है कि भाई खिलवाड़ तो नहीं किया है हमने। खिलवाड़ तो मैं ये कहूंगी कि अब वाले लोग कर रहे हैं, जो अब रिमिक्स कर रहे हैं, वो शब्दों को ही बदल रहे हैं, उसका मीनिंग ही बदल रहे हैं, उसका धुन चेंज कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये वो वेस्टर्नाइज हो गया पूरा। लेकिन जहां तक अंकल ने काम किया और मैंने गाया है, हमने उसका मूल स्वरूप वही रखा है। चलिए सीमा जी, अभी हमने कुछ देर पहले जन्म से परण तक की बात करी जी। थी, है ना, लेकिन गीतों में प्यार की बात ना हो, विरह की बात ना हो, तो वो भी अधूरी रह जाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इन दोनों को पूर्ति गीत संगीत ही करता है। जो प्यार का इजहार करना हो, है ना, तो भी गीत गाए जाते हैं, और जो विरह होता है तब भी इंसान गीत गा के अपने दर्द को हल्का करता है। तो कुछ सुना दीजिए।
विरह की बात आई है तो विरह में पहले तो प्यार, उसके बाद विरह। चलिए प्यार से शुरू करते हैं। जी। तो प्यार में तो देखो, जब प्यार की बात आती है तो लेडीज के पास सबसे पहला क्या काम होता है कि पति से डिमांड करना। तो वैसे गीत बहुत सारे गाए मैंने, तो उनमें से एक गीत है सोने की घड़ा दो पायलड़ी, वो सुनाऊंगी। तो वो अपने पति से डिमांड ही कर रही है। सोने की घड़ा दो मारे पायलड़ी, कोई हीरा तो जड़ा दो म्हारा झुमका, भंवर जी केसरिया, कोई हीरा तो जड़ा दो म्हारा झुमका, भंवर जी केसरिया, सोने की घड़ा दो म्हारे पायलड़ी। बहुत बढ़िया, मतलब प्यार के जरिए हमने बिल्कुल मांग ली सोने की पायल। बिल्कुल लेकिन जब विरह हो जाता है उस समय जी। मुझे लगता है कि संगीत ही है जो वो टूटे हुए दिलों को एक सहारा देता है। बिल्कुल, तो उसके लिए कोई गीत? उसके लिए तो सबसे फेमस गीत कुर्जा, जी। और ये काफी लोगों को पसंद आता है, खासकर जो सरहद पे फौजी भाई हैं उनको, क्योंकि वो अपने घर से बहुत दूर होते हैं, कई तो शादी करते हैं बेचारे, बॉर्डर पे चले जाते हैं। और जब ये एल्बम निकला था, ये गीत बजता था, तो इतने लेटर आते थे वीणा के ऑफिस में कि हम इन गीतों को सुन सुन के, और हमको हमारे गाँव की याद आती है, और हमारे लिए ये गीत बहुत सहारा है। आपके गीत नहीं होते तो शायद हम यहाँ पे रह नहीं पाते। उनको अपनी पत्नियों की, अपने भी माँ की, बच्चों की, घर की, गाँव की याद आती है। तो वो सारी भावनाएं जो फौजियों की बीवियों की जो भावना है वो उस गीत में है, या जिनके भी पति परदेश रह रहे हैं उनकी भावना है। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, बहुएं गांव में रहती थी और हस्बैंड बाहर कमाने जाता चाहे था। फौजी हो, हाँ, चाहे वो कमाने साल के में लिए एक बाहर बार निकले, आते थे बिल्कुल। दिवाली पे। जी जी। तो वो सब भावनाएं इन गीतों में है, तो वही सुनाना चाहूंगी। सुपनों जगाई आधी रात में, तने में बताई मन की बात, कुरजाई म्हारा भंवर मिला द्योए, संदेशो म्हारे पीवने पुगा द्योए, तू छे कुरजा म्हारे गाँव की, लागे धर्म की भाण, कुरजाई म्हारा भंवर मिला द्योए, संदेशो म्हारे पीवने पुगा द्योए। तो इसमें कितनी अच्छी भावना है कि वो कुरजा पक्षी को भी बहन की उपमा दे रही कि आप, तुम गांव की है और मेरी बहन लगती है, तो हाँ, मेरा संदेशा वहां तक पहुंचा। तो ये हमारी संस्कृति झलकती है इसमें कि हम किसी और को भी, अगर पक्षी को भी बोल रहे तो उसको भी सम्मान दे रहे हैं। तो ये एक जो संस्कार हमारे राजस्थान की संस्कृति में देखने को मिलता है, ये अद्भुत है। कितना गर्व है राजस्थान की बेटी होने पर। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने राजस्थान में जन्म लिया है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी धरती है जहाँ पर वीर, शूरवीर, दानी और एक से एक संगीतकार, एक से एक राइटर, राजस्थान में क्या नहीं है। आज पूरे विश्व में जितने भी उद्योगपति हैं सब राजस्थान से निकले हुए हैं। तो राजस्थानियों का तो परचम पूरी दुनिया में फहरा रखा है सबने, संगीत की दुनिया हो चाहे कोई सा भी फील्ड हो। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं राजस्थान में जन्म लिया, मैं यहाँ की बेटी और यहाँ की बहू हूँ। और उसी बीड़े को मैंने भी उठाया कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में मैंने गीतों के माध्यम से उसको बढ़ा रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी यही प्रयास। राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार में ये लोकगीत जी कितनी अहम जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं काफी हद तक, क्योंकि मैं जैसे बाहर शोज करने जाती हूँ, पूर्वांचल में ले लो, आसम साइड या बंगाल में, कलकत्ता, बॉम्बे, जहाँ जाती हूँ कि पहले खाली बॉलीवुड गाने सुनते थे बच्चे, लेकिन जो बाहर में जो राजस्थान के लोग रहते हैं वो आज भी राजस्थानी बोलते हैं घर में।
और वो बच्चे उन राजस्थानी गीतों को इतना पसंद करते हैं, शायद राजस्थान में रहने वाले इतना ना करते हो, लेकिन बाहर जो प्रवासी जो हैं राजस्थानी वो बहुत पसंद करते हैं और वो अपने हर तीज त्योहार को उसी तरह से मनाते हैं। राजस्थान में शायद पीला और चुनरी ओढ़ना बंद कर दिया महिलाओं ने, लेकिन जब मैं कलकत्ता मैं होली पे वहीं थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो राजस्थानी लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, वो आज भी ओढ़ना ओढ़ के होली की पूजा करते हैं। तो वो कल्चर वहाँ जीवित है अभी भी और बहुत अच्छा लगता है। और यंग का रुझान भी राजस्थानी संस्कृति की तरफ है, वो पूरे ट्रेडिशनल को अपना फॉलो करते हैं उसको, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो करते ही हैं, लेकिन जब बच्चे करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, और उसमें मैं ये मानती हूँ कि हमारे इन गीतों का बहुत बड़ा योगदान है। और आपने बात करी जो यूथ है वो बिल्कुल भी प्रवासी राजस्थानियों में आपने बिल्कुल खास तौर से देखा खास वो तौर पसंद से, करते हैं। हाँ, तो कौन से गीत होते हैं जो फरमाइश करते हैं आपसे? बहुत सारे ऐसे गीत, खासकर होली का फेस्टिवल ही ऐसा है, चंग और धमाल बजते हैं। मैंने देखा है कलकत्ता में, जैसे गांव में पहले हर चौराहे पे चंग ढप चंग बजते थे, वो तो यहाँ बंद हो गए। वहां पे जब ये होली जब गढ़ती है, उससे जो बजने चालू होते हैं चंग, वहां हर चौराहे पे रात को आपको 4-5 लोग चंग बजाते हुए मारवाड़ी लोग दिख जाएंगे। जहां भी मारवाड़ी कम्युनिटी है वहां पे वो होली की चंग धमाल गाते हुए मिल जाएंगे। तो ये देख के बहुत खुशी होती है कि बंगाल में रहते हुए भी वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं और बहुत शौकीन है, और बच्चे इतना डांस करते हैं उन गीतों पे। कई गाने तो ऐसे हैं जो मुझे खुद को याद नहीं है कि ये मैंने गाया है, लेकिन उन्होंने सुना है। ऐसे ऐसे गाने आ जाते हैं कि मैम आप ये गाना सुनाइए, तो मैं कई बार बोली ये गाना तो मैंने नहीं, अरे मैम आपका ही गाया हुआ है। फिर मुझे याद आता है हाँ मैंने ही गाया है। वो सुनाते हैं कि देखो आपका ही गाया हुआ है, मतलब इतना प्यार करते हैं वो गीतों से। तो होली के टाइम तो माहौल अलग होता है, और उनमें से कई गीत, जैसे एक गीत है होली का, खेले खेले ससुर जी रिपोल। उस गीत के भाव क्या है देखो आप, उसमें जब वो महिला कह रही है होली खेलने की, कि मैं किस तरह से होली खेलूंगी ससुराल में, ससुर से क्या भाव है, जेठ जी के प्रति उसका क्या भाव है, अगर आपने सुना होगा तो आपको मालूम होगा। बहुत अच्छा गीत है। खेले खेले ससुर जीरी पोड़, भंवर संग रंग होली, बाईरा चरत भरत देवर जेठ, ओ राधा रुक्मा नणदूली। जेठ जी रे चरना माथे मारी भर पिचकारी, हिवड़ो हुम गयो जेठ सारो दिया सी सांभारी, जीवो जीवो हजारों साल गुणवंती बेटी लाडली। तो मतलब जेठ के प्रति उसका हाँ। क्या है, उन्होंने होली खेली है जेठ के साथ, लेकिन पैरों कहाँ में चरण, पिचकारी और डाल उन्होंने के उनको आशीर्वाद रख कितना दिया। सुंदर दिया। तो ये भाव, ये सारे हमारे कल्चर में देखने को मिलते हैं, और ऐसे गीत वहां पे सुने जाते हैं। एक गाना और है पूरब कोई करके, पूरब की नौकरी, हाँ जी क्योंकि जो बाहर लोग जाते हैं और वो जो आसाम की साइड या बिल्कुल, है ना वो वो लोग उन्हीं के लिए बना हुआ था, क्योंकि पहले जब सबसे पहले राजस्थानी कमाने के लिए गए थे तो वो पूर्वांचल में गए थे, तो इसीलिए ये गीत बना कि पूरब की नौकरी। वो बहुत, और वो तो इतना फेमस हो रखा है, उसकी वो 2 लाइनें तो काफी हिट है, मैं मेरी माँ के लाडली। जी। सब उस पे इतना रील्स बनाते हैं, और वो ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है। पूरब की नौकरी जी मेरो परदेसी घर आ, धाई जी थारी नौकरी जी मेरो घणो कमाऊ घर आ। मतलब मैं थक गई हूँ आपकी नौकरी से, अब तो खूब कमा लिया, अब घर आ जाओ, वो अपने पति को बुला रही है। तो यही भाव इस गीत में है। आपने राजस्थानी भाषा की बहुत सारी बात करी अभी। जी मैं एक्चुअली देखो सही बताऊं, मैं दिल्ली की बेटी हूँ, इसलिए जी मैं राजस्थान में अब रच बस गई हूँ, यहाँ मेरी शादी बिल्कुल हो गई, लेकिन राजस्थानी बोल नहीं पाती। लेकिन राजस्थानी अब भाषा भी, यहाँ की संस्कृति मेरे दिल के बहुत करीब है। एक बार हम आगे बात करेंगे, उससे पहले राजस्थानी में अपने लोगों से एक अपील तो कीजिए कि अपने घर में कैसे माहौल रखें। जब बिल्कुल बाहर जाते हैं तो वहां तो हमें माहौल मिल जाता है, लेकिन राजस्थान में आके ही जी यहाँ का बच्चे शायद आजकल वो गीत नहीं सुन रहे, वो संस्कृति हाँ को नहीं हाँ अपना रहे, राजस्थानी भाषा नहीं बोली जाती। बिल्कुल। ऐसा क्यों है और इसके प्रति लोग अपना भाव बदलें, उसके लिए कुछ
कह दे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, आप चूंकि मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे इतनी देर जी। से, तो मैं आपसे हिंदी में कर रही थी। लेकिन जितना भी राजस्थानी लोग मने सुन रहा है, तो बाने मैं कहना चाहूँ कि ज्यादा से ज्यादा घर में अपनी भाषा बोलो। अपनी भाषा आपा ही अपन बच्चा ने नहीं सिखावांगा तो दूसरों कौन सिखाओगे। हिंदी इंग्लिश तो स्कूल में सीख जावे सब जाकर। तो सबसे पहले शुरुआत घर से करनी पड़सी। बच्चा ने राजस्थानी कल्चर के बारे में बताणो, अपने खान पान के बारे में बताणो, अपने तीज त्योहार के बारे में बताणो कि किया अपना के तीज त्योहार है, बाकी किया पूजा होवे, ये सब बताणो। दूसरी चीज कि घर से शुरुआत तो होगी, लेकिन अपना आसपास में जितना भी मारवाड़ी भाई राजस्थानी भाई रहे तो वहां से आपस में आपा राजस्थानी आजकल के होगो कि राजस्थानी भाषा में बोलनो मतलब अपना अपने मतलब अलग एक के हाँ ग्रामीण समझेगा लोग, और मतलब अनपढ़ समझेगा कि ये लोग मारवाड़ी बोल रहे हैं, मतलब गंदो समझे सब लोग। लेकिन मैं मानूंगा जब मराठी दो मिले तो मराठी में बात करें, बंगाली मिले तो बंगाली में बात करें। तो मैं राजस्थानी क्यों कौन बोला, हमारी इतनी सुंदर भाषा है हमारी तो, और हमारी तो इतनी मीठी बोली है जो लोगों ने पसंद आवे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँ कि ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ी में बात करो, और खासकर जठे मारवाड़ी समाज को कार्यक्रम है कम से कम बी में तो हिंदी में मत बोलो स्टेज पे खड़े होकर, बठे राजस्थानी में बात करो। तो यह बात मैं सबसे कहना चाहूँ, मैं हर मंच से यह बात बोलूँ जठे भी कार्यक्रम हुआ। मैं यही कोशिश करूँ अगर सामने राजस्थानी है तो मैं राजस्थानी में ही वहां से बात करूँ। तो मेरा सबसे निवेदन है कि राजस्थानी में बात करो, जब भी कोई दो राजस्थानी मिले, और अपने बच्चा से भी राजस्थानी भाषा में बात करो ताकि बस सीखे, क्योंकि बा आपा ही सिखा सका, स्कूल आरा को नहीं सिखा सके। चलिए, परिवार की बात आ गई। परिवार में जी आपने बता दिया आपके सास ससुर में हैं, जी जीवन साथी आपका साथ देते हैं, 2 बेटियां आपकी हैं, जी। उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 2 बेटियां हैं, शुभांगी और प्राची। शुभांगी 20 साल की है और वो 13 साल की प्राची, और दोनों को ही संगीत का शौक है। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि ब्लड में चलता जा रहा है, जैसे हम्म। मेरी मम्मी से मुझ में आया और मेरे से मेरी बेटियों में आया। दोनों को सुर ताल का पूरा नॉलेज है। लेकिन जो कमी मुझ में रही, मैं सीख नहीं पाई क्योंकि पैसों के अभाव में मैं नहीं सीख सकी। मैं प्रोफेशनली कमाई के लिए स्टेज पे उतर गई। तो मैं मेरी बेटियों को सिखाना चाहती हूँ, और मेरी बेटी अभी म्यूजिक से ही फर्स्ट ईयर में है, वो म्यूजिक से ही कर रही है और उसको सिखा रही हूँ। और आगे कई लोग बोलते थे कि आप इसको स्टेज पे क्यों नहीं गवाते अभी, तो मैंने कहा पहले पूरी तैयारी करेगी उसके बाद, क्योंकि एक बार स्टेज पे जाने के बाद क्या पढ़ाई से ध्यान हट जाता है बच्चों का, जैसे मेरा हट गया। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैं जयपुर आ गई थी, और उसके बाद फिर मैं दोबारा एग्जाम देने गई ही नहीं, मेरी पढ़ाई वहीं रुक गई। तो जो कमियां मुझ में रही वो मेरे बच्चों में नहीं रही। तो मैं ये चाहती हूँ वो पहले पूरी पढ़ाई भी करे, म्यूजिक सीखे, उसके बाद मंच तो मिल ही जाएगा। मंच तो कहीं जाने वाला नहीं है। सीमा जी, आपको बहुत बार स्वर कोकिला कहा जाता है, और लता मंगेशकर जी के रेफरेंस में कहा जाता है कि जैसे उनको स्वर कोकिला पूरे देश की, पूरी दुनिया ही कहा जाता है, आपको राजस्थान की स्वर कोकिला कहा जाता है, तो जी। उनसे तुलना करना कैसा लगता है। मैं तो ये कहूंगी कि ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिनको सुन के मैंने गाना सीखा, जिनको मैं गुरु मानती हूँ और आज भी उन्हीं को सुनती हूँ। ये मैं सबसे कहती थी कि मुझे मिलना है, लेकिन अब ये सपना सपना ही रह गया लता जी के जाने के बाद। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन उनका अप्रत्यक्ष रूप से मुझ पे आशीर्वाद है पूरा, और तभी मुझे आज उनके नाम से जाना जा रहा है। और कुछ तो ज्यादा नहीं, लेकिन ये कहते हैं जब कि आप राजस्थान की लता हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये उपलब्धि मुझे मिल गई तो मैं ये कहना चाहूँ कि फिर बड़ा सम्मान भी मेरे लिए छोटा है उसके आगे। तो ये सबसे बड़ा सम्मान मुझे जो जनता ने दिया है। और आज शायद पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान की लता किसे कहा जाता है, और उसका राइट आंसर सीमा मिश्रा है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। तो चलिए, अब उनकी बात हो रही है तो उनके हर गाने को तो खैर हम बहुत अच्छा ही मानते हैं, लेकिन आपको कौन सा गाना पसंद है और किस गाने के जरिए आप उनको याद करेंगे। गाने उनके हजारों गाए हुए हैं और सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और मैंने अक्सर सुनाया भी है, वो ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, वही सुनाना चाहूंगी। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी
उसी की है। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। बहुत अच्छे। क्या कभी मन नहीं किया हिंदी गीतों को भी गाएं, हिंदी फिल्मी गीतों की तरफ कभी रुझान नहीं हुआ? बिल्कुल, पहले मैं शुरुआत में हिंदी गाती थी और लता जी के सॉन्ग ही गाती थी, लेकिन हम किसी के गाए हुए गीतों को गा के अपनी पहचान नहीं बना सकते, इसलिए मैं राजस्थानी में आई और ये मेरी अपनी पहचान मेरे राजस्थानी गीतों को गाकर ही हुई। और मन बहुत होता है हिंदी गाने का, मैंने गाए भी हैं कई हिंदी गीत और खासकर मेरा तो बॉलीवुड में गाने की बहुत इच्छा है। लता जी से मिलने की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरी एक इच्छा है, लता जी के बाद अगर मुझे पसंद है तो कविता कृष्णमूर्ति जी, तो मेरी इच्छा है कि कभी मैं उनके साथ प्लेबैक करूँ। तो कभी मुंबई जाने का रास्ता नहीं बनाया? रास्ता बना हुआ है, वैसे मैंने अभी एक मूवी में गाना गाया भी था, अभी हाल ही में आई थी टीटू अंबानी करके, उसमें मैंने गाया भी ये गाना। और बाकी भगवान की मर्जी कब मुझे ये अवसर मिलेगा कि मैं कविता जी के साथ गाऊं। प्रयास मेरा है, चल रहा है और आगे निरंतर अभी एक और मूवी की बात चल रही है, जल्दी उसमें भी एक गाना आएगा। तो रास्ते भगवान अपने आप, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेहनत मेरी थी, लेकिन मुझे रास्ता भगवान ने अपने आप मेरे लिए खोल के रखा। जैसे कहते हैं ना कि संघर्ष बहुत ज्यादा करते हैं कई लोग, तो मैंने प्रयास किया, संघर्ष भी किया, लेकिन जितना मैंने प्रयास किया उससे मुझे बहुत ज्यादा मिला। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर सच्चे मन से आप मेहनत करेंगे और आप में लगन होगी और आप आगे बढ़ने की शिद्दत से कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा, अगर आप में टैलेंट है तो। सीमा जी, गीत संगीत सबको पसंद होता है ना, जी। हर कोई सुनता है, लेकिन अपने परिवार की बच्ची गाए, मंच पे चढ़े, जी ये आज भी खास तौर से राजस्थान के गांव कस्बों में लोग पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो क्या कभी आपका भी ऐसा सामना हुआ था? जी। भाई ठीक है, माता जी ने पूरा साथ दिया, परिवार ने साथ दिया, लेकिन जी। क्या समाज, रिश्तेदार वो तैयार थे आपको मंच पर भेजने के लिए? बहुत सारे ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा मेरी मम्मी को जब मैं मंच पे गाती थी। कई लोग बोलते थे आप मंच पे क्यों गवाते हो अपनी बेटी को, ये कोई अच्छा काम थोड़ी है गाना बजाना, लेकिन मेरी मम्मी ने किसी की नहीं सुनी और मेरी मम्मी ने बोला मैं मेरी बेटी, क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी, मम्मी अच्छा गाती थी, मम्मी का ये सपना था कि मैं भी स्टेज पे गाऊं, लेकिन जब उस दौर में तो गाना बजाना बहुत ही बुरा माना जाता था। जब मेरे टाइम में ये बातें आ रही थी तो मम्मी ने एक ही चीज सोची थी कि मैं अगर नहीं आई तो मेरी बेटी जरूर आनी चाहिए, और मम्मी ने अपना सपना मेरे द्वारा पूरा किया। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरे बड़े भैया की शादी थी, उस टाइम जब ये भात का जो फंक्शन होता है, क्योंकि मेरे सगे मामा है नहीं, तो जो कजन ब्रदर थे मम्मी के, तो उन्होंने मेन शादी भात के एक दिन पहले ये कहलवाया कि हम भात लेके तब आएंगे जब आपकी बेटी स्टेज पे गाना बंद करेगी। अच्छा जी। लेकिन मेरी मम्मी का डिसीजन वही था कि भले ही मेरे कोई भात लेके आए नहीं आए, मेरी बेटी तो गाएगी। और उसका क्या फल मम्मी को मिला कि कहते हैं ना ऊपर वाला हमेशा साथ होता है। वो भाई नहीं आए, लेकिन जो कॉलोनी के जितने भी भाई थे मम्मी के, वो सारे भात लेके आए। तो ऊपर वाला हमेशा साथ देता है, क्योंकि मम्मी का जो दृढ़ निश्चय था कि मेरी बेटी को आगे बढ़ाना है, मम्मी उसमें कभी डगमगाई नहीं, कभी किसी से डरी नहीं, कभी किसी की बात सुनी नहीं, और मम्मी ने वो पूरा किया। ये आज मैं जो भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगी? आपके समय नहीं, आज बिल्कुल। के समय भी ऐसे बहुत सारे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी अगर आप में टैलेंट है तो भले ही समाज दुनिया कुछ भी बोले, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सब पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगी, आपके बच्चों में अगर प्रतिभा है, चाहे वो गाने की हो, डांस की हो, या कोई भी हो, आप उसे रोके नहीं, उसके सपने को पूरा होने दें, उसमें आप उसकी मदद करें। जरूरी नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर ही बने आपका बच्चा,
नाम कहीं भी जिस चीज में उसको इंटरेस्ट हो उसी में उसको आगे बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहित करें और उसमें आप उसकी मदद करें, वो जरूर कामयाब होगा, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा आपको उसमें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी ये लोग माँ बाप सोचते हैं कि गाना नहीं, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ये मैं इसके खिलाफ हूँ। गाना अगर सही रूप में सही मंच मिले और सही रास्ते पे चलें तो बहुत अच्छा है। आज मैं उसका उदाहरण हूँ कि मैं आज कहाँ पे हूँ, अगर मेरी माँ मेरा सहयोग नहीं करती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। अब वही रिश्तेदार सब बोलते हैं कि ये हमारी भांजी है, उस टाइम वो मना करते थे कि ये बंद करो मंच पे, लेकिन अब जब इतना नाम हो गया तो वो सब गर्व से बताते हैं कि ये हम उनके रिश्तेदार हैं। तो ये समय सबके साथ आता है, उसको साइड में करते हुए हमको आगे बढ़ना है। सीमा जी, आप मिसाल हैं उन महिलाओं के लिए जिनमें हुनर तो है, जी लेकिन आगे आने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। और कई बार होता है कि जैसे आपको शिक्षा पूरी नहीं मिली संगीत की, लेकिन उसके बावजूद जी आपने प्रयास जारी रखा, आप आगे बिल्कुल बढ़ती रही। इसलिए हो सकता है आज भी बहुत सारी महिलाएं हमें सुन रही होंगी, आपको पूरा मौका ना मिले बेशक, जी लेकिन आप अपने प्रयास को जारी रखें। बिल्कुल, मैं सभी से यही कहना चाहूंगी। और मैं ये एक इस मंच से ये भी बात कहना चाहूंगी कि जो मेरी में कमियां रही या मैं आगे बढ़ने में जो रुकावटें आई, तो बहुत सारे ऐसे अपने राजस्थान में या पूरे देश में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको मंच नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता आगे बढ़ने का। तो मैं थोड़ी सी एक मेरी पर्सनल बात शेयर करना हाँ, मैं चाहूंगी। आपसे पूछना ही चाह रही थी कि आप जल्द एक प्रतियोगिता का आयोजन जी कर रही हैं जिसका नाम है स्वर माधुरी। जी जी क्या उसका ध्येय है? क्या सोच के आपने इस प्रतियोगिता को डिजाइन किया है? कौन बिल्कुल इसमें हिस्सा ले सकते हैं? ये सब बताएं प्लीज। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही थी, क्योंकि कई लोगों को राह नहीं मिलती कि कैसे आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए ही हमने ये एक संगीत प्रतियोगिता रखी है जो अखिल भारतीय है। पूरे भारत से कोई भी इसमें भाग ले सकता है। ये संस्था सीमा मिश्रा लोक संगीत, राजस्थानी लोक संगीत कला अकादमी और संपर्क क्रांति परिवार, दोनों मिलके हम लोग ये कर रहे हैं। और इसमें हमने 3 आयु वर्ग रखे हैं, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और युवा, 3 है, जिसमें एज ग्रुप है 5 से 15, 16 से 25 और 26 से, भले ही 70 साल 80 साल का हो, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। और इसमें विधाएं भी हमने तीनों रखी है, शास्त्रीय, लोक संगीत और सुगम संगीत, तीनों रखी है। तो जिनमें भी जो भी प्रतिभा है, हमारा इसको करने का मकसद यही है कि जो गांव ढाणी जिनको रास्ता नहीं मिलता, उन प्रतिभाओं को खोज के आगे लाना और उन्हें मंच प्रदान करना कि आगे और आप क्या कर सकते हैं। फिर हम हमारी अकादमी के द्वारा उनको प्रशिक्षित भी करेंगे। कई जो अगर असमर्थ हैं वो शुल्क देने में, तो हम उनको निशुल्क भी शिक्षा देंगे। तो मेरा यही प्रयास है इस प्रतियोगिता को करने का और अकादमी खोलने का, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सीमा मिश्रा एक ही है, ऐसी पता नहीं कितनी हजारों सीमा मिश्रा होंगी, लेकिन वो छुपी हुई होंगी। तो उन सबको निकालने का एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वो बिल्कुल किस्मत का पंच नहीं मिलता कि बिल्कुल वो उनके मंच मिल जाए और उनको बिल्कुल। आगे रास्ता मिल जाए। तो मेरे बहुत दिनों से मेरे ये मन में थी कि मैं कैसे उन लोगों को बाहर लाऊं, उन लोगों को मैं उनकी हेल्प कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के फोन तो आते थे कि मैम हम गाते हैं और हमको आगे आना है, हम किस तरह से आगे बढ़ें, कैसे हम मंच पे आए। तो उन सब के को एक साथ लाने के लिए मैंने ये प्रतियोगिता रखी है। तो क्या गांव ढाड़ियों में से आप खुद ढूंढने जाएंगे या वो लोग जयपुर आएंगे? किस तरीके से आपने डिजाइन किया? प्रतियोगिता जयपुर में ही होगी और हमने इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रखा है, लेकिन हम ऑडिशन लाइव लेंगे जयपुर में। हमने ऑडियो टेप और वैसे नहीं मंगवाए बाहर से, सामने बैठ के सुनेंगे उनको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डिजर्व करता है वो रह जाते हैं और कई लोग स्टूडियो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, रीटेक करके कराओके पे गा के भेज देते हैं। तो जो लाइव सुनते हैं तब पता लगता है कि रियल में टैलेंट कौन सा है। तो इसलिए हमने लाइव ऑडियो वो रखा है उनका ऑडिशन, और ये दिसंबर में होगा। और इसके ऑनलाइन अभी आवेदन शुरू हैं, 16 तारीख से 15 नवंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे। 15 नवंबर के बाद बंद हो जाएंगे। तो जितने भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो उन सबसे कहना चाहूंगी कि जिसमें भी प्रतिभा है संगीत की, गायन की, वो जरूर इसमें भाग लें, हम उसके पूरे साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत देर से बात कर ली हमने, जी कुछ गुनगुनाया नहीं। बिल्कुल। आपने जन्म परण हो गया था, विरह हो गया, प्यार होली हो हो गया, गया। लेकिन होली भी हो गई, लेकिन सास बहू का रिश्ता रह गया। ये रिश्ता ऐसा है ना कि इसमें प्यार भी है, सम्मान भी है और नोकझोंक भी है और लगातार रहती है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा है क्या जो सब चीजों को कॉम्बिनेशन हो सारे भावों का?
सास बहू के तो अधिकतर शिकायतें ही होती है, सास ननद की तो महिलाओं के पास, तो उसी से रिलेटेड है। या जैसे सास बहू की अनबन हो जाती है तो उसमें भी कैसे वो जवाब दे रही है अपनी सास को, एक तो बदतमीजी से बोलना होता है, एक सम्मान के साथ बोल भी रही है लेकिन सम्मान के साथ। तो वो गीत रिकॉर्ड भी किया है हमने और सबने सुना भी होगा। सासू लड़ मत न्यारी कर दे, सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मारे बाप को जवाई मारे सागे कर दे, सासू लड़ मत न्यारी कर दे। मैं तो हीरो को नहीं मांगू, मैं तो सोनों को नहीं मांगू, हीरा मोती को नहीं मांगू, सोना चांदी को नहीं मांगू, मारे ससुरो जी की पोड़ी मारे नाम कर दे, सासू लड़ मत न्यारी कर दे। उसने मांग भी लिया सब कुछ और बड़े सम्मान के साथ सास से। ससुरो जी की पोड़ी मतलब पूरा घर ही आ गया, घर भी मांग लिया, अपने पति को भी मांग लिया क्योंकि पति का नाम नहीं लेते, तो मेरे बाप का जवाई मतलब उसका हस्बैंड। तो यही भाव इस गाने में है थोड़ा सा। बहुत अच्छा। सीमा जी, पता है सारे गाने सुन लिए, बहुत सारी जी। बात हो गई, लेकिन घूमर की बात नहीं करी ना। मुझे बिल्कुल। लगता है सब कुछ अधूरा है क्योंकि उसके कितने सारे भाग भी निकले हैं। बिल्कुल। तो घूमर के बिना तो मुझे लगता है पूरी बातचीत अधूरी और है। घूमर ऐसा गीत है कि घूमर से मुझे प्रसिद्धि मिली, मुझे घूमर के नाम से ज्यादा जानते थे शुरू में। घूमर गर्ल, हाँ है ना? बिल्कुल। बिल्कुल घूमर गर्ल, बिल्कुल सीमा सही। मिश्रा कौन, जिसने घूमर गाया है। घूमर गाया है। तो घूमर तो मेरी पहचान है और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारा घूमर वर्ल्ड में 4th नंबर पे है डांसिंग सॉन्ग में। डांसिंग सॉन्ग में। तो ये अचीवमेंट भी हमारे लिए अच्छा है राजस्थानी भाषा और राजस्थानी गीतों के लिए। ओम्हारी घूमर छे नखराली ए माँ, ओम्हारी घूमर छे नखराली ए माँ, घूमर रम में जाशा ओ राजरी, घूमर रम में जाशा, ओम्हाने रमता ने काजल टीकी ल्या द्यो ए माँ, ओम्हाने रमता ने काजल टीकी ल्या द्यो ए माँ, घूमर रम में जाशा ओ राजरी, घूमर रम में जाशा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गाने के अलावा भी कोई शौक है क्या? गाने के अलावा खाने का शौक है, अच्छा। घूमने का शौक है बनाने का नहीं है लेकिन खाने का शौक है। मैं रोटी सब्जी से उब जाती हूँ, अगर कंटिन्यू रोटी सब्जी मिले तो मेरा मन भर जाता है, कुछ अलग चाहिए। मुझे फास्ट फूड ज्यादा पसंद है। क्या बात है, आपके शरीर को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप फास्ट फूड खाती होंगी। खाती हूँ लेकिन थोड़ा सा, बस वो थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ, लेकिन चाहिए सब कुछ। पानी पूरी फेवरेट है, जो गला खराब करने की चीजें वो सब मुझे पसंद है। तो खाती हैं, गला ठीक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब खाती हूँ मैं, किसी चीज से परहेज नहीं है। चलिए एक चीज और बताइए, जयपुर में, राजस्थान में आप मंच साझा करती हैं बहुत जी। सारे और कलाकारों के साथ भी, गायकों के साथ भी, उनके साथ कैसा तालमेल रहता है, उनसे कितना मान सम्मान मिलता है आपको? बिल्कुल, देखो जो सीनियर है उनसे तो कुछ सीखने को मिलता है हमको, और जो छोटे हैं वो बहुत सम्मान देते हैं, अच्छा लगता है। मैं सबके साथ उसी तरह से रहती हूँ, बड़े के साथ बड़ों के हिसाब से मैं उनका रेस्पेक्ट करती हूँ और सभी से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। यहाँ तक कि मैं जो साजिंदे होते हैं उनसे भी सीखती हूँ। कई बार कई चीजें होती है जो हमसे नहीं करी जाती, मैं उनसे भी सीखती हूँ किस तरह से मेरे को गाना गाना है, आप बताइए, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ गाने की। तो मैं कभी शर्म महसूस नहीं करती, ये नहीं सोचती कि मेरे साथ बजाने वाले हैं या जो भी है मैं उनसे क्यों पूछूं, मैं तो खुद अपने आप में स्टार हूँ तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। मैं छोटे से भी पूछती हूँ, बड़े से भी पूछती हूँ, अगर मुझे कुछ, मेरे में कुछ कमी है तो उसको सुधार करने की भी कोशिश करती हूँ। तो सीखना सबसे चाहिए, और कभी भी अपनी कमी, कोई हमारी कमी बता रहा है तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, मेरा मानना ये, तभी हम आगे और प्रोग्रेस कर सकते हैं। मेरी आधी बात का जवाब आपने पहले ही दे दिया। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी और आपके जरिए उन अपकमिंग सिंगर को एक संदेश दिलवाना चाहती जी। थी
कि आप किसी मुकाम पे पहुंच भी जाएं तो उसके बाद आपको किस तरीके से एक बैलेंस रखना पड़ता है, आपका आपकी जो शोहरत है वो आपके दिमाग पे ना चढ़े, बिल्कुल। उसके लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए इस फील्ड में आने के बाद, शोहरत मिलने के बाद तो खास तौर से? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि कई लोग सोचते हैं कि हम एकदम से ऊपर पहुँच जाएँ। सीढ़ी-सीढ़ी चढ़ के जो आगे जाएगा, वो हमेशा लंबे समय तक ऊपर रहेगा, और जो शॉर्टकट तरीके से जंप मारना चाहेगा, वो जल्दी नीचे गिर जाएगा। और आपने जैसे कहा कि दिमाग पे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। शोहरत आज है, कल नहीं है, लेकिन उसको यहाँ हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम सब इसी से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहिए, और पीछे वालों को भूलना नहीं चाहिए, जिनके सहारे से हम आगे बढ़े हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है, बड़ा बनने के बाद पीछे वालों को भूल जाते हैं, वो पहचानते तक नहीं है कि हम तो जानते ही नहीं है आप कौन हो। लेकिन ये गलत बात है। हमको, क्योंकि शुरुआत हमारी वहीं से हुई है, तो उनको हमेशा साथ रखना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। उनसे हम हमेशा सीखने को ही मिलेगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा उससे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ग्लैमर में ना जाएँ, पैसों की चकाचौंध में ना जाएँ। हमेशा जिस फील्ड में हैं आप, उसको ध्यान रखते हुए चलें, तो आप आगे लंबे समय तक रहेंगे, वरना थोड़े समय के लिए ऊपर जाएंगे लेकिन नीचे आ जाएंगे आप। तो ज़मीन से हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। सीमा जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी राजस्थान की वंदना के साथ, धरती जी। धौरारी के साथ। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, सारी बातें आपसे हो गई। आपकी यात्रा को हमने बहुत अच्छे से जान लिया, जी। आपके अप एंड डाउन्स, आपकी कमी, आपकी खूबी, नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए, आपसे क्या प्रेरणा लेके महिलाएं आगे आ सकती हैं, बहुत जी। बखूबी आपने बता दिया। आपके जीवन में आपकी माँ का योगदान, आपके जीवन साथी का योगदान अतुलनीय है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप और आगे बढ़ें। जी। राजस्थान में आपका नाम रोशन है, देश में नाम रोशन है, लेकिन अब बड़े पर्दे पर भी जल्दी हम आपको देखें भी और सुने भी, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। अब आप किसी भी एक गीत से कार्यक्रम को विराम दीजिए, उसके जी। बाद हम दर्शकों से विदा ले लेंगे। बिल्कुल राखी जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगी गीत, लेकिन उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बहुत सारे श्रोता और बहुत सारे फैंस जो ये चाहते हैं कि मेरे बारे में जाने, तो उनको आज बहुत कुछ सुनने को और जानने को मिलेगा मेरे बारे में। तो बहुत अच्छा लगा, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, मुझसे मेरे जीवन के बारे में जान के अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आगे इस चैनल पे आपको बहुत ऐसे शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा जिनको आप जानना चाहते हैं। जैसे मेरे बारे में तो आप सुन ही रहे हैं, आगे ऐसे और बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों से आपको मुलाकात करवाएंगी राखी जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बातें राखी के साथ। बहुत अच्छा लगा, और अंत में मैं वो गीत सुनाना चाहूँगी, क्योंकि शुरुआत हमने राजस्थान की धरती से करी थी, तो हम भारत देश के वासी हैं, तो मैं भारत माता और अपने भारत देश का एक गीत सुनाना चाहूँगी, हमारे इस देश के लिए। 2 लाइनें राजस्थानी में ही है वो गीत, और मैं बचपन से उसको सुनती आई हूँ, वो मेरे जहन में है 4 लाइनें, वही सुनाऊंगी। भारत म्हारो देश, फूट रोवेश के धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती, भारत म्हारो देश। तो एक बार भारत माता के लिए सबसे कहना चाहूंगी, भारत माता की जय, हमारे राजस्थान की जय, जय जय राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।